Hello, my dears. Are you ready to study of mathematics? My dears, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं और फर्स्ट लेक्चर हम देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और जहां जिस रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी होती है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इसी पर एक क्वेश्चन हमने सिंपल सा किया था। अब आज और भी क्वेश्चन लेना जरूरी है और फिर आप क्वेश्चंस देखिए, ए लॉट ऑफ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट में आपको पावर मिले, यानी जो कंसेप्ट आपने लिया है उसको और समझने में मदद मिले। और खास बात वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं इस रिलेशन टॉपिक में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 1 में जो पढ़ा था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ अ रिलेशन आर सबसेट ऑफ z क्रॉस z, सबसेट ऑफ z क्रॉस z defined as r equal to x comma y such that x minus y is divisible by 5, where x y belongs to z, then prove that R is equivalence relation हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना कि पेन और कॉपी लेकर बैठना। जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं आप लिखते जाइए। देखिए, आपका लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो आप लिखोगे वो उसका जो पावर होगा, लिख करके जो स्टडी करोगे उसका जो पावर होगा, केवल सुनकर जो स्टडी करोगे इससे कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी बिल्कुल लेके आप बैठिए। तो जरूरी नहीं कि आप बोर्ड में देखकर लिखें। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इफ अ रिलेशन आर सबसेट z क्रॉस z, तो z कौन है? z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है जिसके अंदर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ये सब एंड सो ऑन होते हैं। तो ये रिलेशन जो R है ये सबसेट ऑफ z क्रॉस z है। तो रिलेशन R किस तरीके से डिफाइन है कि इसके अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे z क्रॉस z से। यहां पर z क्या है? इंटीजर है। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, जिसमें दोनों के कंपोनेंट का डिफरेंस क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 होगा, वही यहां पर रहेंगे। ठीक है ना? देन प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है तो हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा, 3 बातें शो करनी होगी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों है तब इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ये बताएंगे। इटसेल्फ रिलेशन, अगर इस जेड के सभी एलिमेंट का इटसेल्फ रिलेशन, स्वयं के साथ रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बताया था कि हम अप्लाई कर देंगे उसको, जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है उसके अंदर डाल देंगे, फिर देखेंगे कि वो राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है, रॉन्ग होने की संभावना है, तो हम बोल देंगे कि रॉन्ग है और उसका एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। लेकिन अगर राइट है तो फिर राइट है, ठीक है, फिर उसमें कोई संदेह नहीं है, वो दिखेगा, महसूस होगा। तो यहां पर लेट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, इटसेल्फ यानी x कामा x, हमेशा इसको लेते हैं लेट x कामा x बिलोंग्स टू R। भाई हमने माना कि इस z क्रॉस z में x कामा x वाले जितने हैं, ठीक है, मतलब 0 0 1 1 2 2 -1 -1 3 3 इस तरीके का चाहे जितना एलिमेंट है सब के सब मैंने मान लिया कि R के अंदर आ रहे हैं, यानी R की बात को ये मान रहे हैं। x कामा x जैसे जितने एलिमेंट हैं सब इस बात को मान रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं यहां पर। तो R क्या कहता है, R कहता है मेरे अंदर वही रहेगा जिसमें दोनों कंपोनेंट का डिफरेंस डिविजिबल बाई 5 होगा। आइए देखते हैं। तो भाई यहां डिफरेंस करते हैं, x माइनस x तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 तो सभी से डिविजिबल होता है, यहां 5 से क्या दिक्कत है। तो यहां पे हमको साफ साफ दिखने लगा, इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5। तो भाई जब x सेटिस्फाई कर रहा है, x कामा x सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सभी लोग सेटिस्फाई करेंगे। 1 1 होगा तो 1 -1 0, 2 2 होगा तो 2 -2 0, -2 होगा तो -2 विल बी 0, 3 means 3 - 3 will be 0. So always you will get divisible quantity here means 0, ठीक है, by 5। तो x कामा x जैसा एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये साबित हो चुका है, इसलिए और ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, so will be reflexive, so will be reflexive, so will be reflexive, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आइए दूसरे रखते हैं, सिमेट्रिक। अब इसको चेक करते हैं कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक में a कामा b या x कामा y जैसी चीज होने पर y कामा x होना चाहिए, यानी जो रिलेशन x से y में है तो पक्का y से x में वही रिलेशन अगर रहेगा तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चाहे a कामा b लो, चाहे x कामा y लो, इसके जैसे लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पर सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते हैं, x कामा y होने पर y कामा x होना जरूरी है। तो x कामा y अगर उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो y कामा x अगर करता है फिर उसके करने पर, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो यहां पर सेटिस्फाई कराते हैं कि लेट x कामा y बिलोंग्स टू R। देखिए x कामा y लो, a कामा b लो, ये तो आर्बिट्रेरी ही है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चाहे a कामा b लो, मैंने पिछले लेक्चर में a कामा b यूज किया था, a यूज किया था, तो जैसे a कामा a है वैसे x कामा x है, भाई दोनों सेम है, सेम ही। तो a कामा b जैसे था वहां पे, यहाँ x कामा y है, तो आपको हर चीज की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि आप x कामा y पढ़ करके बैठे हो और ये कामा b आ गया तो कह रही कुछ नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर चीज का आदत डालिए, लेट x कामा y बिलोंग्स टू R। तो अब ये x कामा y इसके अंदर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगर इसके अंदर है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। x माइनस y is divisible by 5, is divisible by 5। देखिए ये है, ये मैंने माना है कि x कामा y एक्चुअली इसके अंदर है। अब मुझे आगे शो करना है या देखना है कि y कामा x इसके अंदर होने लायक है या नहीं है। तो यहां से मुझे एक बात दिख रही है, मैं y कामा x, y माइनस x लिखना चाहता हूं,
तो मैं उस तरफ इसको प्रोग्रेस करता हूं, यहां माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस कॉमन लोगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा। भाई है यही चीज, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यहां पर इज डिविजिबल बाय 5 हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर माइनस साइन ये हटा दिया जाए तो क्या डिविजिबिलिटी पर कोई असर पड़ेगा? नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये y माइनस एक्स, अगर ये माइनस ब्रैकेट में y माइनस एक्स डिविजिबल बाय 5 हो रहा है तो विदाउट माइनस y माइनस एक्स होगा डिविजिबल बाय 5 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो जब ये ऐसा आ गया विथ रीजन ये सही है, तो फिर क्या हो गया? अब हम लिख सकते हैं y कामा x बिलोंग्स टू r। ये आया है, जबरदस्ती नहीं लाया गया, आया है। हम इसको लाने की कोशिश कर रहे थे और ये आ गया, बिल्कुल कहीं भी ये किसी भी कंसेप्ट से रॉन्ग नहीं। तो y कामा x बिलोंग्स टू r हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? x कामा y बिलोंग्स टू r है इसके अंदर, ये तो माना गया। फिर y कामा x आया, यानी जब x कामा y r के अंदर होगा तो पक्का y कामा x r के अंदर होगा इस प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब हो गया इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। हाँ, एक चीज जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई भी क्लेम करता है या आप ही को लगता है, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देके फिर बात का एंड करेंगे। फिलहाल यहां पे तो है, मुझे पूरा विश्वास है और मुझे दिख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, आपको भी हो रहा है। इट इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, कैसे हम इसको शो करते हैं। भाई a कामा b और b कामा c r के अंदर होने पर ट्रांजिटिव होने के लिए a कामा c का होना जरूरी होता है। तो या x कामा y और y कामा z होने पर x कामा z का होना जरूरी होता है। देखिए x y z a b c ये सब क्या है? ऑर्बिटरी है। तो ऐसा नहीं कि मैं दूसरा बोल रहा हूं, a कामा b बोल रहा हूं तो कुछ और बोल रहा हूं, x कामा y बोल रहा हूं तो कुछ और बोल रहा हूं। नहीं, जैसे जो आपको अच्छा लगे वही लिख सकते हैं। तो हर चीज क्या रहनी चाहिए आपको। तो यहां पर हमने ट्रांजिटिव के लिए सीखा है कि भाई x कामा y और y कामा z को सेटिस्फाई कराएंगे, तब उसके अकॉर्डिंग अगर x कामा z सेटिस्फाई होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो लेट x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r। ये तो है, अगर ये है तो ये r की बात को मानेगा, यानी x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5 एंड y माइनस z इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अच्छा ये बताओ, ये x माइनस वाई और ये y माइनस z दोनों डिविजिबल बाय 5 है। अगर दोनों को प्लस करके एक नई क्वांटिटी प्राप्त किया जाए तो वो भी तो डिविजिबल बाय 5 होगा। अरे भाई आप जानते होंगे, अगर दो अलग अलग चीजें डिविजिबल बाय 5 हैं तो उनको अगर प्लस करके एक नई चीज मिले आपको तो वो भी पक्के से डिविजिबल बाय 5 होगा। नहीं जानते हैं तो जान लो, जानते हो तो अच्छी बात। तो यहां पर अब इसके आधार पर, इस कंसेप्ट पर हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों का प्लस भी डिविजिबल बाय 5 होगा, इसको कोई काट नहीं सकता। सो x माइनस वाई प्लस y माइनस z एक नई क्वांटिटी आ गई, दोनों को प्लस करने से एक नई चीज मिलेगी आपको और पक्के से ये डिविजिबल बाय 5 होगा। इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये y और ये y प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? x माइनस z। ये जिसको आपने डिविजन बाय 5 बोला है, y कटने पर भी तो वही है वही, यानी ये भी यही तो हम बोल रहे हैं, यही आगे स्टेटमेंट जा रहा है। यानी ये डिविजन 5 है तो ये है,
यानी ए बी डिविजिबल बाय 5 होगा, इसमें कोई शक नहीं। इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5। ओ x माइनस जेड डिविजिबल बाय 5 आ गया, ये तो r वाली प्रॉपर्टी वाला आ गया। इसका मतलब x कामा जेड बिलोंग्स टू r हो जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा, x कामा जेड बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अरे तो ट्रांजिटिव हो गया है, x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r। फिर ये आया, मैं जबरदस्ती नहीं लाया, ये आया x कामा z बिलोंग्स टू r आ रहा है। ये तो हम जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। सो ट्रांजिटिव, सो ट्रांजिटिव, सो ट्रांजिटिव। अच्छा, तो जिस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं वो तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अरे तो पता नहीं है आपको ऐसे रिलेशन क्या बोलते हैं? नहीं पता है? ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको पता होगा, आप बताना देते मुझे। तो यहां पर हेंस R is an equivalence relation। R is an equivalence relation। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन अब की बात लेते हैं। इफ R सबसेट एक रास है, R सबसेट एक रास है। R मीन्स क्या, रिलेशन यार, ठीक है। R मीन्स क्या, रिलेशन, कंफ्यूज मत होना। अब यहां टॉपिक में जो भी चलेगा R मीन्स रिलेशन, कैपिटल R मीन्स रिलेशन। A is set of books of a library, तो ये कौन सेट है, ये सेट ऑफ बुक्स है, किसी लाइब्रेरी का सेट ऑफ बुक्स है। ठीक है, डिफाइंड एज, R is defined as R equal to A comma B such that, अब A B कौन होंगे, A B बुक्स हैं, A B कौन है, बुक्स हैं। A B has same pages, A B have same number of pages, तो भाई रिलेशन R कहता है मेरे अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर रहेगा जिसके दोनों बुकों में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, यही रिलेशन है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये रिलेशन है। ठीक है, तो प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देन प्रूव दैट R is an equivalence relation, R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। ठीक है, तो R is an, आइए देखते हैं। तो हमें पता है ना, तीन चीजें दिखानी कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, तीनों होने पर इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, लेट A कामा A बिलोंग्स टू R। तो क्या है, A है सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर दोनों बुकें सेम है यार, एक ही हैं, तो सेम नंबर ऑफ पेज नहीं होगा भाई, होगा नहीं होगा यार, कैसी बात करते हो, होगा। अगर दोनों बुकें एक ही हैं तो सेम नंबर ऑफ पेज नहीं होगा, वही होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। सो मुझे कोई डाउट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो रिफ्लेक्सिव आइए सिमेट्रिक। अब
अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी होने पर बी ए होना चाहिए। तो आइए लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो भाई आर के अंदर वही रहेगा जिसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो ए बी यहां पर है, हमें बी ए देखना है। तो भाई ए बी है तो इसका मतलब क्या है, ए बी है सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, मुझे कोई डाउट नहीं। अगर मैं कह रहा हूं ए बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो मैं कह सकता हूं बी ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बी ए है सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसा मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो यहां पर क्या हो गया, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हो गया। जब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है। इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव। ओ सॉरी यार, इसलिए क्या है, सिमेट्रिक है भाई। इसलिए क्या है, सिमेट्रिक है। इसलिए क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, 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 ट्रांजिटिव। अब अगला मुझे क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। यहां मैंने क्या लिख दिया था, ट्रांजिटिव। क्या लिख दिया था पता है, कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चला, कुछ लोग सिमेट्रिक पढ़ रहे थे लेकिन ध्यान कहीं और चला गया था। तो जैसे मैंने ट्रांजिटिव बोला होगा तो बोले अरे सर ये क्या लिख रहे हैं, यानी पूरा फोकस इस पर हो गया। मैं चेक करता हूं कभी कभी तुम्हारा ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं है। तो यहां पर ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव जो है ये हमें पता है कि ए बी और बी सी होने पर ए सी का होना जरूरी है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो भाई अगर है तो ए बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज एंड BC have same number of pages, same number of pages, same number of pages, same number of pages। ठीक है, तो देखो AB के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस, जो AB बुक्स है उसके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, जो BC बुक्स है उसके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। यानी जितने पेज A में है उतने पेज B में है और उतने पेज सी में है। इसका मतलब हम कह नहीं सकते कि ए सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इंप्लाइज दैट ए सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। मैं बोल भी रहा हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर ए सी के पास सेम नंबर ऑफ पेजेज है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे जगह नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और जब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है ना, अब तो आप लिख लेंगे। ओके, तो पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, इसका ध्यान रहे। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं, थोड़ी देर वीडियो का पास करके आप लोग पास करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ छूटा हुआ हो तो कहीं जाना नहीं है आपको। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है इफ आर सबसेट, देखना आर सबसेट जेड क्रॉस जेड, क्रॉस जेड क्रॉस जेड, ओ आर सबसेट जेड क्रॉस जेड, क्रॉस जेड क्रॉस जेड। मतलब समझे कि यहां जेड क्रॉस जेड में एक ऑर्डर्ड पेयर है, यहां जेड क्रॉस जेड में एक ऑर्डर्ड पेयर है। यानी जो अगला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसके दोनों कंपोनेंट अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे। यानी यहां एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड होगा, ऐसा सीन होगा पक्के से। बात समझिए, जैसे मैं लिखता हूं आर सबसेट ए क्रॉस है, ए क्रॉस ए, तो यानी ए का एलिमेंट किसी एलिमेंट से मतलब रिलेटेड है वो। ठीक है, इसी की। अब
आर सबसेट जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड क्रॉस, यानी जेड क्रॉस जेड का कोई ऑर्डर मतलब ऑर्डर पेयर जेड क्रॉस जेड के ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, ऐसा कुछ यहां पर सिनेरियो आपको दिखेगा। इफ आर सबसेट जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड, R is defined as R is defined as R is defined as AB related to CD. AB related to CD implies that A plus D equal to B plus C. देख रहे हो यहां पर एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से R द्वारा रिलेटेड है। तो ये R बोल क्या रहा है कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फोर्थ कंपोनेंट का एडिशन इक्वल होगा इसका सेकंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट का। ठीक है, पहले वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट का एडिशन इक्वल होगा पहले वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट प्लस दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, यानी A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में यही है। ठीक है तो यहां पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है ये, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या किस तरीके से डिफाइन है, A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो कहता है देन प्रूव दैट R is an equivalence relation R is an equivalence relation। ठीक है, देखिए लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन, ठीक है, इस की का यूज करना है आपको, क्योंकि न्यू वीडियो इसके पढ़ते रहेंगे। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज छूटने वाली नहीं। और बोर्ड वाले बच्चों को मैं बता दूं कि उनके जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसके आने की संभावना 99% होगी, वो क्वेश्चन जरूर कराए जाएंगे, अच्छे से कराए जाएंगे। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आई थिंक जिसको मैं समझूंगा कि आप कर लेंगे, नहीं श्योर है, वो आप जरूर करेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर हमको बता दीजिए। अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको हर चीज यहां मिलेगा। हम लोग मिशन पे हैं, ऐसे नहीं वीडियो बना रहे हैं कि एक लेक्चर डाल दिया, दो लेक्चर डाल दिया, थोड़ा सा चैप्टर ऐसे उड़ा दिया, नहीं, आपको हर चीज मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उस सिनेरियो में और इस सिनेरियो में डिफरेंस है। वहां पर क्या था, इसके पहले एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड था, यहां पर तो एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। तो भाई देखो, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये बोल रहा है, ऐसा होगा। ऐसे ही ऑर्डर पेयर आपस में रिलेटेड होंगे जहां पर ये क्वालिटी रहेगी। ठीक है, तो हमें इसी के आधार पर बात करनी है। ठीक है, तो आइए अप्रूव करना इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो यहां तीन हेडिंग पड़ेगी, एक रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, सेम में रिलेशन इटसेल्फ हो रहा है नहीं, यहां एक ऑर्डर पेयर इटसेल्फ रिलेटेड है या नहीं, क्योंकि यहां दो ऑर्डर पेयर रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर हम लेट सेटिस्फाई कराएंगे ए बी रिलेटेड टू ए बी, ऐसा मैंने बोल दिया, लेट किया है यार। अब देखता हूं इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये और ये, यानी इसका प्लस और इसका प्लस
अगर इक्वल होने लायक रहेगा तभी ये रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहां पर हम करते हैं इसको, इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस। अरे इसको कौन काट सकता है यार, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, बिल्कुल होगा। नहीं होगा क्या? होगा, हमेशा होगा। अगर कोई कहा नहीं होगा तो थप्पड़ से मारूंगा उसको मैं, ठीक है ना। ए कामा बी इक्वल टू बी कामा ए सदैव होगा यार, क्योंकि एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये हमारा इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या हो गया, वे रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक, अगला क्या है पॉइंट, सिमेट्रिक देखना है या नहीं। सिमेट्रिक, अरे ऐसा नहीं अगला पॉइंट सिमेट्रिक, अगला ट्रांजिटिव भी देख सकते हैं। पॉइंट नंबरिंग का वो नहीं है कि पहले रिफ्लेक्सिव, लेकिन एक अपना ओपिनियन, अपना एक कन्वेंशन बनाते हैं कि नहीं, हम तो वैसे बना लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आप बना लीजिए सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, कोई और बना लीजिए ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो लेकिन हमने ऐसे बनाए रखा है कि पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, फिर सिमेट्रिक दिखाते हैं, फिर ट्रांजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या पता है कि ए बी होने पर बी ए होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो लेट, लेकिन यहां ए बी नहीं, एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक ऑर्डर्ड, दो ऑर्डर्ड पेयर यानी ए बी, ए कामा बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। तो लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, भैया ये है, ये तो रहेगा, ये है तब देखना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है या नहीं है, यानी दोनों तरफ से रिलेशन सेम है कि नहीं, ये तो है। इसके आर के अंदर रहने का मतलब क्या है, आर के अंदर रहने का मतलब है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये है। अब हमें देखना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है। अच्छा बताओ, मैं इसको इधर लाने का प्रयास करता हूं, इसको इधर लाने का प्रयास करता हूं बाय कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जबरदस्ती नहीं। तो मैं अगर ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है तो मैं बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते। अगर कोई किसी ने कहा नहीं लिख सकते तो समझ लेना बहुत बुरा होगा, मैं उससे मिलूंगा कभी न कभी, ठीक है। तो b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी। अच्छा, b प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। a प्लस डी इक्वल टू डी प्लस ए होगा कि नहीं होगा, यानी a प्लस डी को मैं डी प्लस ए लिख सकता हूं। तो ये देखिए, अब ये आ गया कि बी सी, सॉरी सी डी रिलेटेड टू ए बी, ऐसा मैंने बोल दिया। देखिए क्या मिलना चाहिए, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, वही तो दिख रहा है यहां पर। भाई आर के अंदर अगर ये रहेगा यही तो बनेगा, और यही बना हुआ अपने आप बना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सो सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिक। अब अगला हेडिंग क्या डालेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए बी और बी सी होने पर ए सी का होना जरूरी है। लेकिन याद रहे इसका सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मल ए कामा बी जैसा सिर्फ नहीं रहेगा, यहां तो दो ऑर्डर पेयर रिलेटेड है। अब यहां पर मुझे, जैसे मैं ए बी बी सी लेता था तो ए सी देखता था, अब मैं यहां दो ऑर्डर पेयर लूंगा, फिर दो ऑर्डर पेयर लूंगा, फिर फर्स्ट और लास्ट को देखूंगा, यानी मैं यहां ऑर्डर पेयर लेने वाला हूं। लेट ए बी, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, इसलिए ये ए है तो ये बी है, यानी ये एक्स है तो ये वाई है, ठीक है। एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, यानी ये एक्स वाई है तो ये वाई जेड है, समझ गए ना। तो यहां पर जो है ये तो है, ये आर द्वारा रिलेटेड
है, सॉरी यहाँ रंग नहीं लगेगा, तो ये जो है ये आर द्वारा रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर अगर आर के अंदर है तो मुझे डेफिनेशन पता है आर की, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। भाई क्या दिक्कत है, ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ऐसा होने पर हमें देखना है कि ए भी रिलेटेड टू ई एफ है या नहीं है। तो यहां पर भाई यहां तक तो हम पहुंच गए, अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, ए बी को ई एफ से कनेक्ट करना है, तो मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं, लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर दे रहा हूं, राइट राइट ऐड कर दे रहा हूं। तो अगर दो इक्वेशन इक्वल टू के साथ हैं तो लेफ्ट लेफ्ट प्लस लेफ्ट इक्वल टू राइट प्लस राइट होगा ही, ठीक है। तो मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा, यानी ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। किसमें किसी वर्ड क्यों दिख रहा है ना, तो यहां देखते क्या होता है, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, ठीक है। क्या मिला हमको, हमको मिल गया a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई मिल गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ, देखता हूं a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई होना चाहिए, अरे ये तो यही है, तो बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी ए बी रिलेटेड टू ई एफ आया है, लाया नहीं हूं, आया है, तो इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव है। और आगे आप लिखेंगे हेंस बैलेंस, मैं नहीं लिखने वाला, इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो आप क्या लिख देंगे, हेंस बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो मैं कह रहा हूं आएगा ही एग्जाम, किसी न किसी सेट में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही है, थोड़ा सा रिलेशन अलग रहेगा, बाकी सारी बातें लगभग सेम है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन लेते हैं, इफ आर सबसेट जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड, ठीक है, ऐसा है भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर ऑन जेड क्रॉस जेड, आर सबसेट जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड लिखिए, या आर ऑन जेड क्रॉस जेड, उसका मीनिंग यही होगा, ठीक है। आर इज डिफाइंड एज, आर इज डिफाइंड एज, आर इज डिफाइंड एज, आर इज डिफाइंड एज ए बी रिलेटेड टू सी डी, implies that a into d equal to b into c, बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहां जहां प्लस लगा है वहां इंटू है, बस सेम, लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम बात है, ठीक है। तो शो दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट R is an इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें पता है कि तीन हेडिंग पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, सेम सेम होना चाहिए रिलेशन, इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए। इसके लिए देखिए यहां ऑर्डर पेयर रिलेटेड है, तो लेट ए बी रिलेटेड टू ए बी, हमने ऐसा कहा है यार, और है थोड़ी है या नहीं है वो बात की बात है, हमने कह दिया कि भाई ए बी रिलेटेड टू ए बी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, हम लिख देंगे बाय डेफिनेशन जैसा कि आर डिफाइंड है, ठीक है। इसका पहला, इसका सेकंड इक्वल टू इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, वही तो किया मैंने, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम निश्चिंत रहो, ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, हमेशा ट्रू होगा। अरे भाई ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, जानते ही होगा तुम, ठीक है। तो सो रिफ्लेक्सिव, सो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब आइए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या पता है,
कि ए बी होने पर बी ए होना चाहिए, लेकिन सावधान, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर एक ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, तो यहां पर हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, यानी ए बी रिलेटेड टू सी डी लेंगे हम, ये है, तो देखना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है या नहीं है। तो ये इंप्लाई करेगा ए इंटू डी इजक्वल टू बी इंटू सी, बाई डेफिनेशन यार, मैं थोड़ी अपने मन से लिख रहा हूं, बाई डेफिनेशन। तो अगर a इंटू डी इक्वल टू बी सी है तो बी सी इक्वल टू तो ए डी भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, और इसको हम सी बी इक्वल टू डी ए भी तो लिख सकते हैं। सब उल्टा पुल्टा कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि उसको इधर लाना है, सीधे इसे रिवर्स करना है, सब उल्टा कर दिए, देखते हैं आता तक नहीं है। तो यहां से क्या मैं इसको सी डी रिलेटेड टू ए बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, सी इंटू बी इक्वल टू डी इंटू ए होना चाहिए, वही तो था, वही तो है, यानी मैं ऐसा जो लिखा हूं बिल्कुल सही लिखा हूं, क्योंकि इससे तो यही आएगा ना। तो यहां पर क्या हो गया, सो सिमेट्रिक, सो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। अब आइए ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या पता है आपको कि ए बी और बी सी होने पर ए सी का होना जरूरी है, लेकिन याद है यहां एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, किस तरीके से लिखेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। समझ में आया, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये x है तो ये y है, ये y हो गया, ये z हो गया, लाइक दैट। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो अब हमें देखना है कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ है या नहीं, ये तो है, ये तो पक्के से है, अब इसके आगे हमें सोचना है। तो अगर ये है तो मुझे पता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा एंड सी एफ इज इक्वल टू डीई होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ आर, देखिए क्वेश्चन दिया गया। अगर मैं लेफ्ट लेफ्ट इंटू करूं, राइट राइट इंटू करूं, तब भी इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डीई, तो यहां पे सी सी कट गया, डी डी कट गया, तो क्या बचा आपका, ए एफ इज इक्वल टू बीई बचा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ, चेक कर लो, ए इंटू एफ इक्वल टू होना चाहिए बी इंटू ई, वही तो है, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो देखा ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सो ट्रांजिटिव, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ट्रांजिटिव, हेंस इक्विवेलेंस, हेंस इक्विवेलेंस, हेंस इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये रिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, और आप बुक को भी सॉल्व करेंगे। बुक में अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि जो नहीं हो पा रही है, तो आप जो है वो एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर का कमेंट कर देंगे, ठीक है, कि सर प्लीज एक्सप्लेन इट, तो मैं उसको जो है अगले लेक्चर में उसको मैं मेंशन करूंगा। ऐसी जरूरत तो ऐसे नहीं आएगी, आप मेहनत करेंगे और इन सब चीजों को समझ लिए हैं तो कंसेप्ट से आप हिम्मत करेंगे, डरिएगा नहीं, डरने से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि हमेशा तो हर नया क्वेश्चन मिलता है, डरने क्या जरूरत है। रूल अप्लाई करना है आपको, रूल अप्लाई करो, देखो, मिलाओ, है ना, ये सब करते हैं। हेंस इक्विवेलेंस, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका एग्जाम में ऑलमोस्ट आना तय है, ये जान लो। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको पॉज करूंगा, नहीं जाना नहीं है आपको, मैं इसको इरेज कर दूंगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए उसको लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ R1 and R2 relations defined on
A are equivalence, are equivalence, are equivalence, then prove that, R1 intersection R2 will be equivalence, will be equivalence, will be equivalence. Second, R1 union R2 is not necessary, is not necessary, is not necessary, is not necessary that will be equivalence, will be equivalence. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कहता है कि R1 और R2 कोई दो रिलेशंस है, ठीक है, ये दोनों A में डिफाइन है। इसका मतलब समझिए, R आने का मतलब कि R1 सबसेट एक रास है और R2 सबसेट एक रास है, दोनों रिलेशन है। इसका ही मतलब R इक्विवेलेंस, यानी R1 इक्विवेलेंस है और R2 भी इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आपको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 विल बी इक्विवेलेंस, पहला पार्ट, और R1 यूनियन R2 इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इक्विवेलेंस होंगे, ठीक है। तो यहां पर आइए पहला पार्ट करते हैं। हमें देखना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस होगा। कब होगा? जब R1 और R2 दोनों अलग अलग इक्विवेलेंस हैं, तो हमें देखना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस होगा। ओके माय डियर, तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। पहले कौन? R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, मैं तो कहता हूं A कामा A बिलोंग्स टू R1 एंड A कामा A बिलोंग्स टू R2 पक्के से होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि R1 और R2 तो ऑलरेडी इक्विवेलेंस है। जब इक्विवेलेंस है तो R1 और R2 में A कामा A वाला एलिमेंट पक्के से रहने वाला है। तो यहां पर सिंस R1 R2 आर इक्विवेलेंस, आर इक्विवेलेंस, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अच्छा, ये तो लेट है। लेट क्या? ये तो है ही है, होगा ही। यहां लेट क्या? तो A कामा A बिलोंग्स टू R1 एंड A कामा A बिलोंग्स टू R2 होंगे ही होंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंस है। तो अगर ये अलग दोनों में है, A कामा A कहां है? दोनों में है, तो उसके इंटरसेक्शन में पक्के से होगा, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पक्के से मैं अब लिख सकता हूं, क्योंकि ये इक्विवेलेंस था तो इसलिए A कामा A तो पक्का होगा, दोनों में होगा, इसलिए इंटरसेक्शन में पक्का होगा, क्योंकि जो दोनों में होता है इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। तो बस A कामा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब आइए सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में भाई AB होने पर BA है, होता है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो लेट AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। AB जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो क्या BA भी होगा? जब BA होगा तभी सिमेट्रिक होगा। तो देखो पहले इसको देखते हैं। AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन में है वो दोनों में होता है, यानी AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू R2। तो भाई ये दोनों में होगा, तभी इंटरसेक्शन में जो होगा तो दोनों में होगा, और ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन भी है, ठीक है।
अब सुनो मजेदार बात, ए बी बिलोंग्स टू R1 है और ए बी बिलोंग्स टू R2। ए बी बिलोंग्स टू R1 है तो बी ए बिलोंग्स टू R1 होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंस है पहले से ही। इसी तरीके से बी ए बिलोंग्स टू R2 भी होगा, क्योंकि R2 इक्विवेलेंस है। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू R1 एंड बी ए बिलोंग्स टू R2। क्यों? क्योंकि R1 R2 क्या है कि बैलेंस है, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अगर BA दोनों में आ गया तो BA जो है इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखा, AB belongs to R1 intersection R2 implies that BA belongs to R1 intersection R2 आ चुका है, इसलिए क्या है? सिमेट्रिक है। इसलिए क्या है? सिमेट्रिक है। इसलिए क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यहां मजेदार बात क्या जानते हो? R1 R2 इक्विवेलेंस है, यानी वो अलग अलग, वे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मुझे इंटरसेक्शन पर विचार करना है, तो उसकी कंसेप्ट से मुझे बात करनी है। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए मुझे पता है कि AB और BC होने पर AC का होना जरूरी है, तो AB और BC मान लेते हैं क्या है? लेट AB belongs to R1 intersection R2 and BC belongs to R1 intersection R2। तो देखो क्या मिला आपको, अगर इंटरसेक्शन की डिफिनेशन लगाए तो हमें मिलेगा AB belongs to R1 and AB belongs to R2। भाई इंटरसेक्शन की डिफिनेशन लगा दिया हमने, and BC belongs to R1 and BC belongs to R2। क्या दिख रहा है आपको? AB belongs to R1 and BC belongs to R1, यही तो दिख रहा है। AB belongs to R2 and BC belongs to R2। तो भाई R1 R2 क्या है? इक्विवेलेंस है, इसका ध्यान रहे आपको। तो यहां पर अब हम थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करके लिख दें कि भाई यहां पर आगे क्या लिख सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R1 एंड BC बिलोंग्स टू R1। देखो एंड चाहे राम एंड श्याम एंड गोपी एंड पुनीत लिखो, चाहे राम एंड पुनीत एंड गोपी एंड श्याम लिखो, बात तो की है। तो एंड है तो एंड करके जरूर कर दिया। तो AB belongs to R1 and BC belongs to R2 and AB belongs to BC belongs to R1, AB belongs to R2 and BC belongs to R2। तो क्या मिला आपको? पता है AB belongs to R1 and BC belongs to R1। तो R1 तो इक्विवेलेंस है ना, तो जब R1 इक्विवेलेंस है तो मैं अब दावे के साथ लिख सकता हूं कि AC बिलोंग्स टू R1 एंड इसी तरीके से AC बिलोंग्स टू R2। AC दोनों में आ गया, R1 में और R2। तो इंटरसेक्शन में पक्के से होगा, यानी AC बिलोंग्स टू क्या हो गया? R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, हेंस इक्विवेलेंस। भाई तीनों हो गया ना, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस कहलाएगा। अब R1 यूनियन R2 इज नॉट नेसेसरी दैट विल बी इक्विवेलेंस। कोई जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंस होगा, कोई ये तो हमेशा होगा। R1 R2 अगर इक्विवेलेंस है तो इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस होगा, लेकिन यूनियन जरूरी नहीं। जहां आप बात को नकारेंगे वहां आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो आइए लेते हैं दूसरा कि भाई देखते हैं, कोई एग्जाम्पल सेट करो कि इक्विवेलेंस ना रहे। R1 इक्विवेलेंस रहे, R2 इक्विवेलेंस रहे, लेकिन यूनियन इक्विवेलेंस ना रहे।
तो लाइए लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, छोटा लेते हैं, उसे सेट करते हैं 1 2 3, ठीक है। R1 एंड R2 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दोनों एक ही साथ ले लीजिए, ठीक है। और R1 इज इक्वल टू कुछ बनाओ भाई, इक्विवेलेंस तो R1 है, यानी उसके अंदर पक्के से रिफ्लेक्सिव रहेगा, यानी 1 1 और 2 2 3 3, ठीक है, और 1 2 और 2 1, ये हमने ले लिया। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1, ये ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, देखते हैं 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए है, फिर और तो कहीं है नहीं, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए है, 3 3 है, 3 का समथिंग है ही नहीं, ये 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए है, तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ओ क्या नाम है, ट्रांजिटिव है, इसलिए इक्विवेलेंस है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब R2 भी इक्विवेलेंस है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 और 1 3 1 3 और 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 1, ऐसा करते हैं 1 2 2 3 लेते हैं, 1 2 2 3 और 1 3 लेते हैं, 1 3 लेते हैं, ऐसा लेते हैं। ओह नो, 1 2 एक मिनट 2 3 और 3 2 लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको सेट करना है, आप कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने दो R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया, ठीक है। तो इसको ऐसा सेट होना चाहिए कि इसका यूनियन जो है इक्विवेलेंस में आए, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, 2 3 3 3 3 2, तो 3 2 होना चाहिए है, 2 2 2 3 2 3 होना चाहिए, बिल्कुल है। चलिए ये ऑलमोस्ट क्या है, पूरा है, इक्विवेलेंस है, दोनों अलग अलग। अब यूनियन निकालते हैं, इंप्लाइज दैट R1 यूनियन R2, तो R1 यूनियन R2 अगर आप निकालोगे तो दोनों यूनियन करोगे, यानी 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 और 2 3 3 2, ठीक है। ये हमने यूनियन करके निकाला। आइए चेक करते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक है क्या, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक बना रहा है, एक भी सिमेट्रिक बना रहा है, ये भी सिमेट्रिक बना रहा है, ये भी सिमेट्रिक बना रहा है, ठीक है। अब आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, जो कि है, और तो कहीं 1 कामा समथिंग है नहीं। 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, ये है। 2 2 है, 2 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, जो कि है भी। अच्छा 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 होना चाहिए, जो कि है, ठीक है ना। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहां 1 3 नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव,
not transitive. So since 1 3 does not belongs to R1 union R2, so not equivalence. So is not equivalence, is not equivalence. देखा, ये जरूरी नहीं है यूनियन, यूनियन जरूरी नहीं इक्विवेलेंस हो। देख लिया एग्जांपल के द्वारा, ये जरूरी नहीं था इक्विवेलेंस हो यूनियन। इंटरसेक्शन तो हमेशा इक्विवेलेंस होगा। जब आप नहीं करेंगे, किसी बात को नकारेंगे, तो एग्जांपल देना पड़ेगा, जैसे कि यहां दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बस एक सेकंड पॉज करूंगा, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा रिलेशन को जितना क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हो सकता था, जो बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको बताए गए, और भी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन भी बताए गए। पूरा कंसेप्ट आपको रिलेशन जो 12th पार्ट में है वो आपने देखा। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आप बुक से आप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमें सर से पूछना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं कमेंट देखता रहता हूं, और फिर हम उसको अगले लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो याद रहे आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, और एक लाइक मेरे लिए कर देना दोस्तों, क्योंकि ठीक है ना, थोड़ा खुशी मिलती है कि बच्चे लाइक करते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर।